गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? एलसी सर्किट, सीआर सर्किट एंड आरएल सर्किट, ये सारे सर्किट पढ़ा दिए थे हमने। और हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या बता दी थी? इक्वेशन निकाल के दिखा दी थी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कब क्या होता है? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, मतलब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, आज हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एल सी आर सर्किट। हेडिंग डाल लीजिएगा, एल सी आर सर्किट। तो ऑफ कोर्स सी बात है, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा लगा इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये आपका रेजिस्टर। इसे एसी सोर्स से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये एल है, ये सी है और ये आर है। अगर हमें, ठीक है, अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर। समझ लो, अगर इसको वी एल इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? एल डी आई बाई डी टी। साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। कहेंगे ये कब पढ़ा? पढ़ोगे जब प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तभी याद आएगा, है ना, अपने मन से नहीं आ जाता है। ये V C, तो Q अपॉन C। देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। समझ लो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। ये हो गया। अब रही बात फेजर डायग्राम की बनाने की। फेजर डायग्राम बनाने के लिए आप यहाँ देखना, अगर रेजिस्टर का केस लेते हैं तो फेज डिफरेंस नहीं होता है करंट और वोल्टेज में। वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब अगर आई यहाँ पे है तो वी भी इसी में होगा, इसी डायरेक्शन में। समझो, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। अगर इंडक्टर लेते हैं तो हमने आपको बताया था, इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो लैग करता है, 90। ठीक है, तो अगर ये आपका V है, ठीक है, VL लिखो, इसे क्या लिखोगे? VR लिखोगे। ठीक है, तो जो वो होता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट से लीड करता है, या करंट जो होता है वो लैग करता है। अगर यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को हम देखें तो मेन मुद्दा कैसे होता है, अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा, क्या देखना है हमें कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, कैसे पता चल रहा है? देखो, V से आप I की तरफ जाएंगे, V से आप I की तरफ जा रहे हैं, एरो नीचे की साइड बन रहा है, ऐसे झुक रहा है, तो ये क्या होगा? आपका लैग कंडीशन, मतलब करंट जो है देखने से पता चल रहा है कि 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट। समझो, अगर यही सी ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट वो देखें फेजर डायग्राम, तो ये आपका करंट होता है I और ये आपका V होता है। तो अब देखो, V से आप I की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे करंट क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज से। यहाँ लैग करता है या लीड करता है? क्यों? क्योंकि एरो देखो, V से I की तरफ जाना है। V से I की तरफ जाओगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो V से I की साइड जाओगे तो आपका क्या होगा? करंट जो है ये वाला, अगर ऊपर की साइड एरो है तो लीड करेगा, अगर नीचे की साइड एरो बन रहा है तो लैग करेगा। ठीक है, हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं लीड लैग में। समझ गए होंगे, इतने में समझ गए होंगे आप लोग, हमें पता है। अब इस वाले को हम यहाँ कंबाइन करके बना दें, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लो पहले, ना तो पूरा जो है आपका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए मिटाना है हमें। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये भी लिख लेना इधर, लिखना हो तो। ठीक है,
अब बच्चों बात ये आती है, हम लोग ये तीन जो फेजर डायग्राम है तीनों को मिलाएंगे, ये अलग अलग है। मतलब अगर ओनली इंडक्टिव होता, ठीक है, सर्किट, तो ये वाला बनता, ओनली कैपेसिटिव के लिए, ओनली रेजिस्टिव के लिए। अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि एलसीआर सर्किट लिया हमने, तो कंबाइन करो। ये आपका करंट ले लिया, करंट को आपने बना दिया, और ऊपर क्या ले, इसी डायरेक्शन में आप क्या ले लोगे, वी आर ले लोगे। दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ब्लू से बना दे रहे हैं, वी आर। समझ रहे हो? अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका VL हो जाएगा। ये करंट है ना, तीनों में करंट देखो इसी साइड बना है, ऊपर की साइड VL बना दिया, ये आपका VL हो गया, और नीचे की साइड आपने VC बना ली। समझ में आए? नीचे की साइड था ना, देखो VC होगा यहाँ पे C लिखना भूल गए, बताते भी नहीं हो तुम लोग हैं। चलो ये हो गई बात। अब आता है कि यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखो कैसे निकालेंगे, ये ऊपर की साइड है, समझो, ये नीचे की साइड है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो एक में से एक माइनस होगा। आप एरो, ये वाला देखो, ये वाला हमने एरो बड़ा बनाया, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक इसका रिजल्टेंट एरो बना देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया हमने यहां तक का, जो कि है VL माइनस VC। समझ रहे हो, VL माइनस VC। इसमें हमने किया क्या, बेसिकली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक में से एक माइनस कर देंगे। तो VL हमने बढ़ा लिया है, इसको छोटा लिया है, तो VL में से VC माइनस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला आ गया, ये ब्लैक से कर दे रहे हैं अब हम, ये आ गया। अब बात ये आती है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, अब ये बचा और ये बचा, समझो, ये वाला बचा VR और VL माइनस VC। तो अब यहाँ पे देखो, अब V लोगे तो आपका V किधर आ जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ रहे हो, हमने रिजल्टेंट बताया क्या होगा, V, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका क्या इक्वेशन आएगी, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, VR ही लिखा है ना, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। अब VL माइनस VC लोगे क्योंकि इन दोनों का तो रिजल्टेंट ये आ चुका है ना, इसको देखोगे और इसको देखोगे, समझ लो। तो आप VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे क्या लोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सब रख लोगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर। रेजिस्टेंस के केस में V स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर R स्क्वायर हो गया VR। V इज इक्वल टू IR होता है ना, समझ गए होंगे अब इतना तो VR है तो V तो IR हो जाएगा। अगर VL है यहाँ पे समझिएगा तो IXL हो जाएगा। XL क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, ये हम बता चुके हैं, रिएक्टेंस होता है, रिसेंबल करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। और अगर VC है तो क्या हो जाएगा, IXC। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लो जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। समझ गए। अब यहां से देखो V स्क्वायर हो जाएगा I स्क्वायर, समझ लो, R स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां से I और I कॉमन लिया, I कॉमन है और उसका स्क्वायर भी है, तो I स्क्वायर बाहर ले लें, कॉमन लेके ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो देखो अगर हम ऐसे करते IXL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही तो मुद्दा आता ना, हमने I को बाहर ले लिया और होल स्क्वायर था। अब ये इसका होल स्क्वायर तो I का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहां से I स्क्वायर कर लिया, I स्क्वायर बचा क्या, XL माइनस XC का
स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब देखो बच्चों, यहां पे देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर अब इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में कॉमन आ रहा है, आई स्क्वायर ले लिया, बचा क्या आपका आर स्क्वायर बचा, ये बचा है ना, और क्या बचा बेटा, ये बचा। समझ गए? तो ये बचा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं वाला फॉर्मूला मत लगा देना, बस इतना ही लिखना है। क्या अब देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पूरा रूट ले लिया आप लोग ने, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अरे बाबा रूट ले लिया, v स्क्वायर था, इसका पूरा रूट ले लिया। अब i क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आई बाहर आ गया, बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अरे बाबा v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां पे कोई ऐसा टर्म होना चाहिए जो रेजिस्टेंस को रिसेंबल करे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। इसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे z से, ठीक है। हर जगह सर्किल ही बनाए दे रहे हैं, आई जेड हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ लो, और z को बोलते क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस समझ गए, जो कि रेजिस्टेंस को या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या जो कि रिसेंबल करता है रेजिस्टेंस को। समझ लो, ये चीज हो गई। अब बात ये आती है, ये आपका हो गया डेरिवेशन। अब आपका ये हो गया डेरिवेशन। चलो अब बात ये आती है कि ये रिजल्टेंट v है और ये i है, तो अब मतलब क्या है, दोनों एक फेज में तो है नहीं, ये रिजल्टेंट v और ये i है, तो कुछ एंगल ले लेते हैं हम लोग फाई, और ये निकालेंगे tan फाई निकालेंगे। पहले इतना नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फिर हम इधर से किधर से मिटाएंगे, इधर से मिटा के कर लेंगे, ठीक है। बच्चों अब हम लोग क्या निकालेंगे, tan फाई निकालेंगे। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ देखो, ये तो आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल किसके किसके साथ बनाता है, ये बेस के साथ एंगल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन बेस VR, तो tan फाई इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IXL लिख सकते हैं, VL इज इक्वल टू IXL लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू IVC लिख सकते हैं, सॉरी IXC लिख सकते हैं, और VR लिख सकते हैं हम लोग, VR क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR। अब देखो i यहाँ पे ऊपर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपकी tan फाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हो बेटा। इसको रिड्यूस कैसे करोगे, देखो इसको अगर रिड्यूस करना होगा तो कैसे करोगे, रिड्यूस एज अ सेंस एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पुट कर दो। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल एक्सएल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। समझ गए, इतना नोट डाउन कर लो। अब इसकी इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका पूछा जा सकता है कि अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी,
ठीक है। अगर ओमेगा एल, ये क्वेश्चन आता है ओमेगा एल अगर 1/ओमेगा c है तो आपका कौन सा सर्किट होगा, मतलब करंट लैग करेगा कि लीड करेगा। तो ये अभी हम देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ये वाला टर्म अभी बताया जो, ये पूरा नोट डाउन कर लेना। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला निकाला है, tan phi इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल -1/ओमेगा c/r, ये आया है। तो आपको क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है कि आपका मान लीजिए फर्स्ट केस क्या है, गिरते अभी, फर्स्ट केस क्या है आपका, ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c। अगर ओमेगा एल 1/ओमेगा c से ग्रेटर है तो आपका करंट लैग करेगा कि लीड करेगा। तो याद रखिएगा जो बड़ा होगा वही वाला कॉन्सेप्ट लोगे। ये क्या है, ओमेगा एल, इंडक्टर वाला केस बड़ा है, एल वाला ना, तो इसमें क्या करेगा, करंट लैग वोल्टेज बाई π/2, समझ गए। सेकेंड केस बनता है अगर 1/ओमेगा c इज ग्रेटर देन ओमेगा एल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, करंट लीड वोल्टेज बाई π/2 बाई फेज π/2, फेज लिख लीजिएगा। अरे ठीक है, इतना तो समझदार हैं, 12th में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब थर्ड केस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू 1 ओमेगा एल, सॉरी ओमेगा एल, तो 1/ओमेगा c इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ये आपका क्या होता है, सेम फेज में V एंड I आर इन सेम फेज। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ये, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आती है बात इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन देखते हैं एलसीआर सर्किट की। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन, आप देखिएगा यहां पे समझिएगा, इंपीडेंस हमारा एलसीआर सर्किट का क्या आया था, देखिएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये आया था। अब हमारा बात आती है कि आपका रेजोनेंस कब आपका फॉलो करेगा, जब आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। इस रेजोनेंस केस में होता क्या है, आपका करंट मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस क्या होता है, जो करंट को रेजिस्ट करता है। मुद्दा समझिए, मुद्दा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Z मतलब जो करंट को रोक रहा है। अब बात ये होती है, अगर ये मान लीजिए 2 है, R आपका 2 है और ये आपका 1 है, एक्सएल माइनस एक्सी मान लिया 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये रूट ऑफ 5 आ गया, समझ रहे हो। या कोई हम लेते हैं, अगर आपका मान लीजिए ये क्या है 3 है और ये क्या है आपका 4 है, 4 है, ले लिया हमने कंडीशन। तो आप देखो इसका निकालोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25, तो ये मान लिया 5 आ गया, 5 आ गया। अगर मान लो इस कंडीशन में ये आपका 0 हो जाए तो आपका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 4 होगा, 4 होगा। मतलब इसका कहने का क्या है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं अजीब तरीके से ना, सुनो मेरी बात, ये अगर 0 हो जाता है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ठीक है, 4 हो जाएगा, समझ लो। ये 4 का स्क्वायर लोगे तो रूट के बाहर 4 आ जाएगा,
तो अगर ये 0 हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपका करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये केस ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये केस लेते हैं। हमको क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए ना, तो हमें रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। LCR सर्किट में अगर हम XL इज इक्वल टू XC ले लेते हैं तो XL माइनस XC हो जाता, 0 हो जाता, दोनों इक्वल है। अगर ये 2 है ये 2 है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा कि नहीं, तो इस पे कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो ये हमारा रेजोनेंस कंडीशन होती है। मुद्दा समझ गए होगे मेरे ख्याल से, आप लोग समझ गए होगे आप लोग। चलो अब यहाँ पे XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC 1/ओमेगा C, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2πf, तो 2πf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो f स्क्वायर करोगे 1/2 टू जब 4π LC, 4π स्क्वायर, सॉरी 4π स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करो, 2 टू जब 4π स्क्वायर f स्क्वायर, यही तो लिखे हैं, f को यहीं रहने दिया, f को यहीं रहने दिया, 4π स्क्वायर नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम। f इज इक्वल टू इसका रूट ले लोगे 1/4π स्क्वायर LC। देखिए पिछली बार हम ये बता चुके हैं, लेकिन याद थोड़ी ना होगा आप लोगों को, महारथी हैं आप लोग। तो 4π में 4π स्क्वायर है तो क्या बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से पाई आ जाएगा, तो 1/2π रूट LC। ये आपका, ये क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका LCR सर्किट के सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर करा दिए हैं। ऐसे ही आपको पूरा डेरिवेशन करना है। खत्म हो गया बेटा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, लिख लीजिएगा क्वालिटी फैक्टर। जैसा कि नाम इंडिकेट ही कर रहा होगा आप लोगों को, क्वालिटी है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। तो ये क्या बताता है, ये आपको साउंड की क्वालिटी बताता है। रेडियो ट्यूनिंग होती है, गर्र करते हो, फिर कहीं पे आपको प्रॉपर साउंड मिलती है, थोड़ी सी इधर उधर वाली, फिर आपको सुनते हो बहुत ही अच्छे गाने आ रहे होते हैं अरिजीत सिंह के, तो वो सुनने लगते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके, समझो, तो ये हो गया, समझ गए, ट्यूनिंग के में काम आती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है, ये देखो, ये जो आपका, ये जो वैल्यू किसी ओमेगा नॉट पे, ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या मिल रही है, IRMS मैक्सिमम मिल रही है, समझो। किसी पे, जिस विद पे आपकी यहाँ पे, या तो समझिए जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको IRMS मैक्सिमम मिल रही है, वही आपकी उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको क्लियर एकदम अच्छी सी साउंड सुनाई पड़ेगी, ठीक है, समझो। ये हो गया आपका मुद्दा कि जब आपका ये जो मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है, इस पे आपको IRMS की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो आपको बहुत ही सुंदर अच्छे से सुनाई पड़ेगा, समझो। अगर यही देखें कि ओमेगा 1 से ओमेगा नॉट तक आपको गुर गुर वाली आवाज़ें आएंगी, गुर गुर वाली, समझो। तो और इसके नीचे, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको क्या, कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, नो साउंड। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इधर वाले पे भी नो साउंड। क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, फिर पीक पे आएगी, फिर क्या होने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, फिर वही वाला गुरु गुरु वाला साउंड हो जाएगा, समझ लो। और ये आपका क्या होता है, ये IRMS अपॉन √2 होता है, मैक्सिमम अपॉन √2। ये क्या होता है, इस जो करंट पे आपको क्या आनी शुरू होती है, गुरगुर वाली आवाज़, समझो, मतलब आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आवाज़ जहाँ से शुरू होती है, पहले तो आपको कुछ आवाज़ ही नहीं आएगी, अरे बाबा यहाँ पे नो साउंड की कंडीशन है, जहाँ से आपको इस करंट से आपको आवाज़ आनी शुरू होती है, और ये पीक पे आपकी मैक्सिमम अच्छी सी आवाज़ आती है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है,
इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, ये होता है बैंड विड्थ। और ये जो यहां से यहां तक का है ना, और यहां से यहां तक का, इसे क्या बोलते हैं, नॉइज, शोर, मतलब अच्छा नहीं लगता आपको सुनने में। जब तक आपको ये नहीं ये इस वाले करंट पे आपको नहीं आता है, ये करंट IRMS मैक्सिमम नहीं आता, तब तक आपको साउंड अच्छा नहीं लगता है, समझ लो, तब तक आप घुमाते रहोगे ऐसे ऐसे। ये बैंडविड्थ हो गई, और सारी चीजें समझ गए क्यों ऐसा होता है। देखो P = I स्क्वायर R होता है, समझ लो, हमें पावर मैक्सिमम चाहिए, तो P इस वाले केस में अगर हम IRMS मैक्सिमम रख देते हैं तो ये P IRMS मैक्सिमम का होल स्क्वायर R हो जाता, समझ में। अगर इस वाले पे देखते, इसके इधर तो इधर पावर ही नहीं आ रही, ये वाले पे देखते जहाँ पे साउंड आना शुरू हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, समझ लो, ये कौन सा करंट होता है, IRMS/√2। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, IRMS max/√2 का स्क्वायर R। तो P = IRMS max का स्क्वायर/√2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2R। तो ये हाफ हो गया ना, समझ लो, आधा हो गया इसका। तो इसलिए जो है पावर कम मिली है, इसीलिए जो है आपको साउंड क्वालिटी इस वाले पावर पे बहुत अच्छी मिलेगी, समझ गए। अब इसका डेरिवेशन भी करते हैं। अब यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे ये भी देखिएगा, अगर हम ये जो IRMS का ये जो है इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये बैंडविड्थ को छोटी कर दे रहे हैं और IRMS मैक्सिमम करंट को बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा आपका, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पॉइंट पूछता भी है बेटा, क्यों अच्छा होगा, देखो आपका ये बैंडविड्थ कम हो गई, ये वाला देखना, ये वाला, ये है, इसको देखोगे तो अब यहाँ पे देखिए ये जो नॉइजेस थी, पहले तो इतने में पोर्शन में नॉइज आ रही थी, ये नॉइज कम हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, इफ IRMS max increases and bandwidth, अरे बाबा बैंडविड्थ कम हो गई, बैंडविड्थ decreases, then we will get good quality sound, समझ गए, गुड क्वालिटी साउंड। अरे बाबा नॉइजेस कम हो गई आपकी, तो अब आप देखिए जब घुमा रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, ठीक है, घुमाते जा रहे गुर कर रहा जा रहा है। और यहाँ पे जब आप इस वाले में करते हो तो क्या होता है, इसमें क्या हो गया, आपको कम मेहनत लग रही, जल्दी से वो चीज़ ट्यूनिंग हो जाती है रेडियो की, समझ गए, ये चीज़ होता है। अब इसे लिख लो, समझ में आया। क्वालिटी फैक्टर का हम डेरिवेशन भी कराते हैं, अभी 2 मिनट में हाजिर होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन करेंगे। देखिएगा क्वालिटी फैक्टर लिख लीजिए, क्यू फैक्टर, इसको आप डिफाइन करोगे तो कैसे लिखोगे आप लोग डेफिनेशन इसकी, देखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across L और C to the potential drop, ठीक है, to the potential drop across R। अब मैम आप क्या लिख दी, क्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल और सी, या तो एल लो या तो सी लो, और
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। अब देखते हैं कैसे निकालना है। क्यू फैक्टर को हम क्यू से डिनोट कर दें। पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग किसका ले, एल का भी ले सकते हो, सी का ले सकते हो। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो हम अगर एल का लेंगे तो आपको सी वाला खुद से करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ये होमवर्क रहेगा। तो हम एल वाला करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, स्मॉल एल, इधर एल लिख लो, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल। अरे बाबा पोटेंशियल ड्रॉप मतलब VL अक्रॉस एल, ठीक है। VL इज इक्वल टू आई एक्सएल, समझ लो। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर तो VR जो होता है IR, समझ गए। तो यहाँ हो जाएगा IR, आई से आई कैंसिल, एक्सएल अपॉन आर बचा, Q इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा एल अपॉन आर। अब हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने क्या देखा था, ओमेगा का एक वैल्यू निकाली थी जब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन हमने क्या ली थी, ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। यहां से देखना 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा, इसको ओमेगा को ऊपर लेके जाओ, ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, इसको ऊपर, ओमेगा को ऊपर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, एल को नीचे ले आए, समझ लो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एल सी, ठीक है। या ये जो आप क्या पुट कर दोगे, 1 अपॉन रूट एल सी पुट कर दो फटाफट। तो आप देखना यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो Q इज इक्वल टू आपका ओमेगा एल अपॉन आर आया था, समझ लो। अब Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को अलग लिख लो, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी, समझे। रूट एल सी लिख दिया और बचा क्या, एल। ओमेगा की जगह आपने 1 अपॉन रूट एल सी लिख दिया, बचा आपका एल। अब यहां से दिमाग लगाओ, नर्सरी में पढ़े थे, मैम नर्सरी में तो नहीं पढ़े थे, रूट एल इंटू रूट एल इज इक्वल टू एल होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। अरे बाबा रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, इतना तो मैं आता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एल को क्या लिख सकते हो, रूट एल इंटू रूट एल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रूट एल इंटू रूट सी, लिख सकते हो कि नहीं। अरे बाबा रूट, एक बार रूट इसके नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे, रूट एल से रूट एल कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन रूट सी। इसको और कैसे लिखते हो, लिख सकते हो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू रूट एल बाई सी। दिस इज योर डेरिवेशन। अब आपको यहां तक हो गया, क्वालिटी फैक्टर ये आ गया, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर आपका क्या है, यहां पे देखते हैं, लिख देते हैं अच्छे से, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, याद कर लेना क्वालिटी। यहां पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन लगाएंगे, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका होमवर्क हमने क्या कहा है, हमने एल लेके सॉल्व किया है, आपको सी लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, मतलब यहाँ पी डी सी कर देना। अच्छा अभी लिख लो, इसको लिख लो, बताते हैं। हाँ सुनिएगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल लिया था, आप सी कर लेना। अब यहाँ पे वी सी निकालोगे, वी सी क्या हो जाएगा, आई एक्स सी। सेम मेथड लगेगा, यही वाली ओमेगा का यही वैल्यू पुट करना और हमें बताना आंसर आया कि नहीं आया। सेम आंसर आएगा ये वाला या ये वाला, समझ गए, ठीक है, थैंक यू। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe
subscribe, like and also share my videos with your friends.